क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कभी ना कभी आपके माइंड में ये बात जरूर से आई होगी कि बिजनेस करना, लिमिट से ज्यादा पैसे कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बात एकदम सही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज दुनिया का हर एक इंसान बड़ा बिजनेसमैन होता, हर इंसान करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी इस दुनिया में हर एक चीज के पीछे कुछ एनर्जीज काम करती है, कुछ लॉस काम करते हैं, जिनसे सब कुछ कंट्रोल होता है और उन लॉस के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। उन एनर्जीज को सही से यूज करना कुछ ही लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो इस पूरी दुनिया पे राज करते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया लॉस को जानना कोई बड़ी बात है क्या? आपके जैसी कितनी वीडियोस मौजूद हैं, कोई भी देख लेगा, कोई भी इन लॉस के बारे में जान लेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आपका सोचना एकदम सही है, लेकिन मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। शायद हमारी इस वीडियो को कुछ हजार या कुछ लाख लोग देखेंगे, उनमें से कुछ ही लोग होंगे जो इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और उसमें से भी बहुत कम लोग होंगे जो इसे रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। और एंड तक आते आते 2 से 3 लोग होंगे जो कि वास्तव में इस एनर्जी का और इन लॉस का पूरा फायदा उठा पाएंगे। यानी कि दोस्तों, लाखों लोगों में से केवल 1 से 2 लोग होते हैं जो कि इन लॉस को अच्छे से समझकर इनका यूज कर पाते हैं। अब आगे आप खुद समझदार हैं और इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी द 48 लॉस ऑफ पावर एक ऐसी किताब है जो कि नियंत्रण का उपयोग और लागू करने के तरीके को समझने के लिए 48 महत्वपूर्ण स्टेप के बारे में बताती है। ये सभी 48 लॉस इंसानों को इफेक्टिव ढंग से शक्ति का खेल खेलने और उनकी बिजनेस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए एक्शंस, थॉट्स और कई सारी टेक्निक्स के बारे में सिखाता है। ये सभी लॉस कई विषयों को कवर करते हैं, जिसमें अपनी इंटेंशंस को छिपाना, मदद मांगना, दुश्मनों को हराना और समय पर महारत हासिल करना शामिल है। आज हम इन 48 लॉस में से 6 ऐसे लॉस को जानेंगे जो कि किसी भी इंसान को बिजनेस में ऊंचाई तक ले जा सकता है, किसी भी छोटे से स्टार्टअप को एक बड़े बिजनेस में बदल सकते हैं। यानी जो भी इंसान बिजनेस करना चाहता है उसके लिए इस वीडियो में बोला गया एक एक वर्ड गोल्डन वर्ड की तरह है। बस आपको अपने कुछ मिनट मुझे पूरी तरह से समर्पित करने हैं। कुछ मिनटों तक आपको ध्यान से इस वीडियो में बताई गई बातें सुननी है। क्या आपको पता है दोस्तों, जो सैमसंग कंपनी आज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में राज कर रही है, उसने अपने कंपटीटर्स को दोस्त बनाकर ही मात दी। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही इनका मास्टर स्ट्रोक है। सैमसंग ने 48 लॉस ऑफ पावर बुक के लॉ नंबर 14 पोज एज ए फ्रेंड वर्क एज ए स्पाई का ऐसा इस्तेमाल किया कि बड़े बड़े दिग्गज भी देखते रह गए। इन्होंने पहले एप्पल, इंटेल, मोटरोला, डेल, एचपी, नोकिया जैसी बड़ी बड़ी नामी कंपनियों से दोस्ती की, उनके साथ कोलैबोरेशंस किए, और फिर इनका असली खेल तब शुरू हुआ जब सैमसंग ने इन कोलैबोरेशन के जरिए कॉम्पिटिटर्स की टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजीज और मार्केट सीक्रेट का पूरी तरह से पता लगा लिया, जिसके बाद इन्हें अपने कॉम्पिटिटर्स को कुचलकर आगे निकलने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगी। ये बहुत ही जल्दी आगे बढ़ गई और काफी सारी कंपनीज इनसे पीछे छूट गई। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल साल 2004 में उस वक्त देखने को मिला जब सैमसंग कंपनी ने सोनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर शुरू किया। इस वेंचर में सोनी की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लार्ज एलईडीज बनानी थी। लेकिन इस दोस्ती का नतीजा क्या निकला? सैमसंग ने धीरे धीरे पूरे वेंचर को ही एक्वायर कर लिया और सोनी बस देखते ही रह गया। वैसे क्या आप जानते हैं, सिर्फ सैमसंग ही नहीं बल्कि स्टीव जॉब्स, इलोन मस्क जैसे दिग्गज भी 48 लॉस ऑफ पावर की रूल्स को अपनी सफलता का हथियार बना चुके हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने 48 लॉस में से 6 ऐसे लॉस की तरफ जो कि आपको या फिर इस दुनिया के किसी भी इंसान को बिजनेस की कैटेगरी में महारत हासिल करवा सकता है। नंबर 1, लॉ 3 कंसील योर इंटेंशंस, यानी अपने असली इरादों को सीक्रेट बनाए रखें। दोस्तों, जब स्टीव जॉब्स आईफोन के डेवलपमेंट पर काम कर रहे थे, उन्होंने जानबूझकर सबको ये यकीन दिलाया कि उनकी कंपनी सिर्फ आईपॉड और मैक पर फोकस कर रही है, और फिर 2007 में पहला आईफोन लॉन्च हुआ और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कॉम्पिटिटर्स को ऐसा झटका लगा कि वो संभल भी नहीं पाए।
अब स्टीव जॉब ने ये खेल क्यों खेला? असल में दोस्तों, स्टीव को ये अच्छे से पता था कि अगर उन्होंने आईफोन और उसके फीचर्स को पहले ही पब्लिक में लॉन्च कर दिया तो उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे भी पहले उनके आइडियाज को कॉपी करके मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। फिर मार्केट में उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी और उनका सारा प्लानिंग खराब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी किसी बिल्कुल नए आइडिया के साथ बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो गलती से भी इसका ढिंडोरा ना पीटे। अपने आइडिया या इनोवेशन का पेटेंट जरूर से करवाएं। साथ ही अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो जब तक डील फाइनल ना हो जाए तब तक इसके बारे में किसी के सामने भी बात ना करें, वरना हो सकता है दोस्तों कि आप जिसके साथ बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं उसे आपका कॉम्पिटिटर किसी ऑफर के साथ अपनी तरफ कर ले। याद रखें दोस्तों, सक्सेस का असली फॉर्मूला है शोर नहीं, सिर्फ काम। नंबर 2, लॉ 5, सो मच डिपेंड ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। ये लोग कहता है कि बिजनेस में आपकी रेपुटेशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपके ब्रांड की रेपुटेशन है तो लोग आपके ब्रांड पे भरोसा करेंगे और आपसे आपके प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस खरीदेंगे। लेकिन अगर रेपुटेशन खराब हो गई तो फिर आपका बिजनेस बहुत ही मुश्किल में पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, साल 2008 में टाटा ग्रुप ने टाटा नैनो को लॉन्च किया, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के तौर पर प्रमोट किया गया। These cars to you today, they are not concept cars, they are not prototypes, they are the production cars that will roll out of the Singapore plant later this year. अब शुरुआत में तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा, लेकिन कुछ ही समय में नेगेटिव रिएक्शंस का सामना करना पड़ा। असल में सबसे सस्ती कार के टैग ने लोगों के मन में ये गलत इमेज बना दी कि नैनो सस्ती है तो कमजोर भी होगी और नैनो कार को खरीदने से सोसाइटी में इनकी इज्जत भी कम होगी, क्योंकि उनके पास सबसे सस्ती कार है जो कि गरीबों के पास होती है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के माइंड में ये भी था कि हो सकता है कि नैनो कार इतनी सस्ती है कि उसमें कभी भी आग लग जाए या फिर कोई भी दुर्घटना हो जाए। बस फिर क्या था दोस्तों, नैनो की रेपुटेशन को जबरदस्त धक्का लगा, जिसके बाद टाटा ग्रुप ने अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए काफी कोशिश की कि नैनो की रेपुटेशन को ठीक किया जा सके। फ्री एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर का ऑफर भी दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेपुटेशन इतनी डैमेज हो चुकी थी कि नैनो कार का मार्केट पूरी तरह से फेल हो गया था। हर एक इंसान के दिमाग में ये बिल्कुल पूरी तरह से फिट हो चुका था कि नैनो कार वही खरीदेगा जो बहुत ही गरीब इंसान है। तो इसलिए आज इस बात को गांठ बांध ले कि आपको लोगों को बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना है, जिससे कि लोगों का आप पर भरोसा पक्का हो जाए और वे आपके प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस को बार बार खरीदने से पहले सोचे नहीं। नंबर 3, लो 10, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। ये लोग कहता है कि आपको ऐसे लोगों को पार्टनर बनाने से बचना चाहिए जो कि लगातार नेगेटिविटी फैलाते रहे, जो कि बार बार अपनी गलतियों से असफल हो या जिनकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब चल रही हो। क्योंकि दोस्तों, एट द एंड हमें बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, ना कि किसी की भलाई करनी है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ बिजनेस करते हो तो उनकी ये नेगेटिव वाइब आपके बिजनेस और आपके मोटिवेशन पे बुरा असर डालेगी। अब ये बात आपको थोड़ी सी अजीब जरूर लग सकती है कि भैया आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, लेकिन दोस्तों मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। साल 2011 में नोकिया कभी मोबाइल मार्केट का किंग हुआ करता था, लेकिन स्मार्टफोन रेवोल्यूशन के दौर में ये बहुत ही पीछे रह गया। उस समय एंड्रॉयड और iOS का बोला बोली हो चुका था, लेकिन नोकिया ने एंड्रॉयड या iOS की तरफ जाने के बजाय माइक्रोसॉफ्ट विंडो फोन ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया, जो कि नोकिया की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसके बावजूद नोकिया पे बहुत ज्यादा भरोसा किया। उसने सोचा कि शायद नोकिया के साथ मिलकर वो मार्केट में वापसी कर सकता है, पर हुआ इसका उल्टा। माइक्रोसॉफ्ट ने 2013 में नोकिया का मोबाइल डिवीजन खरीद लिया और कुछ ही सालों में इनकी ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही भारी नुकसान में बदल गई। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसी कंपनी पे दाव लगाया था जो खुद अपनी मार्केट वैल्यू और टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने की क्षमता खो चुकी थी। दूसरी तरफ सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड ने आइडियाज, इनोवेशंस और स्ट्रेटजीज पे फोकस कर रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सैमसंग और एप्पल ने स्मार्टफोन मार्केट पे कब्जा कर लिया और माइक्रोसॉफ्ट को मोबाइल बिजनेस से पूरी तरह से बाहर होना पड़ा। तो अब इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है दोस्तों? अगर कोई भी कंपनी या पार्टनर बार बार फेल हो रहा है और नए बदलाव को अपनाने की कोशिश कर रहा है तो उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है, वरना आप भी उनकी तरह अनसक्सेसफुल हो सकते हैं या फिर आपका बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। याद रखें दोस्तों, नेगेटिविटी और बैड लक से जुड़ने का मतलब है अपने बिजनेस की ग्रोथ पे ब्रेक लगाना। नंबर 4, लो 15, क्रैश योर एनिमी टोटली।
दोस्तों ये लोग कहता है कि अपने दुश्मन को इतना कमजोर कर दो कि वे फिर से कभी आपके सामने खड़ा ना हो सके। यानी अगर बिजनेस में आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही इस तरह से तैयार करना होगा जिससे कि आपका कॉम्पिटिटर आपके सामने बिल्कुल भी टिक ना पाए। जैसे 1990s के अंत में एक मजबूत बुक स्टोर चेन हुआ करता था। लोग किताबें खरीदने के लिए बॉर्डर्स पे ही जाते थे, लेकिन फिर अमेजोन की शुरुआत होती है और सब कुछ बदल जाता है। अमेजोन ने 1994 में ऑनलाइन किताबें बेचने का फैसला लिया, लेकिन कुछ ही समय में जेफ बेजोस ने ये समझ लिया था कि बॉर्डर्स जैसी कंपनी से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। इसलिए इसके बाद उन्होंने जो किया उसने अमेजोन का अस्तित्व ही बदल दिया। अमेजोन सिर्फ बुक्स बेचने तक ही लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि इसने हर एक चीज को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़ों तक अमेजोन ने ऑनलाइन शॉपिंग का तरीका ही बदल डाला। साथ ही इन्होंने ऑनलाइन रिव्यू और इजी रिटर्न पॉलिसी जैसे फीचर शुरू किए जो कि कस्टमर्स को अपनी ओर खींचने के लिए काफी थे। वही दूसरी तरफ बॉर्डर्स की स्ट्रेटजीज और बिजनेस मॉडल पुराना पड़ने लगा। उन्हें यह समझने में काफी देर लगी कि इंटरनेट का जमाना आ चुका है, और इस तरह से अमेजोन ने इतना एक्सपेंड किया कि बॉर्डर्स का नामो निशान तक मिट गया। आज अधिकतर लोग इस कंपनी का नाम तक नहीं जानते, जबकि अमेजोन ने बॉर्डर से आइडिया लेके खुद को ई कॉमर्स कंपनी का बादशाह बना लिया। तो दोस्तों आप भी अमेजोन की तरह अपने एनिमीज पर नजर रखें और अपने बिजनेस में ऐसी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करें जिससे कि आपका एनिमी पूरी तरह से खत्म हो जाए। और ऐसा करना बिजनेस की दुनिया में बिल्कुल भी गलत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम में जो अपने दिमाग का यूज करेगा वही इस दुनिया पे राज करेगा। नंबर 5, लो 29 प्लान ऑल द वे टू द एंड। दोस्तों इतिहास गवाह है कि सिर्फ वही बिजनेसमैन सक्सेसफुल हुआ है जिसने अपने बिजनेस की लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रखी हो। लेकिन शायद अब आप ये कहोगे कि भैया फ्यूचर किसी ने थोड़ी देखा है जो कि हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे। हमें तो आज पैसा कमाना है, आज बिजनेस करना है। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसे काम नहीं चलता। बिजनेस में कम से कम आपके अगले 10 से 20 साल की प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी। तो चलो इस लो को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शुरुआत में जब जियो 4G सिम मार्केट में लॉन्च हुआ था तो ये सबके लिए फ्री था। देश की जनता ने कई महीनों तक जियो के फ्री इंटरनेट और कॉल्स का मजा लिया, और इस दौरान फ्री सर्विसेज की वजह से जियो कंपनी को लगातार लॉस सहना पड़ा। लेकिन जब कुछ ही महीनों में पूरे देश को जियो के 4G हाई इंटरनेट स्पीड की आदत लग गई, तब जियो ने अपना असली दाव खेला। फ्री सर्विसेज को खत्म करके इन्होंने इतने सस्ते प्लान पेश किए कि लोग इसे छोड़ने के बारे में भी नहीं सोच पाए। धीरे धीरे जियो ने अपने रेट्स बढ़ाए, लेकिन अब तक हम सभी को, हमारे पूरे देश को जियो के हाई स्पीड इंटरनेट की इतनी बुरी आदत लग चुकी थी कि अब हम चाहकर भी इसे नहीं छोड़ पाए। और आज हालत ये है कि जियो मार्केट का एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका है, अगर जियो अपनी रेट्स बढ़ाता है तभी दूसरी कंपनीज अपनी रेट्स को बढ़ा पाती है। इसलिए दोस्तों अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करें। शॉर्ट टर्म गेम की बजाय एक लंबा गेम खेले, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दें। बेसिकली अपने बिजनेस को इस तरह से डिजाइन करें कि वो फ्यूचर प्रूफ हो। नंबर 6, लो 32 प्ले टू पीपल फैंटेसीज। दोस्तों ये लोग कहता है कि लोग अक्सर कड़वी सच्चाई से बचना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में ऐसे सपनों, ख्वाबों और उम्मीदों का पीछा करते हैं जो उन्हें बेहतर और खुशहाल भविष्य के सपने दिखाए, भले ही वो असल में उसे ना दिला पाए। तो अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सिर्फ एक चीज की तरह मत बेचो। लोगों को ऐसा महसूस कराओ कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस उनके लिए खास है, और सिर्फ ऐसा करके ही आप उनके दिल और पूरे मार्केट में अपना राज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को स्पेशल फील करवाती है, जैसे एप्पल अपने आईफोन को सिर्फ एक फोन के तौर पर नहीं बेचता। कस्टमर्स को लगता है कि आईफोन खरीदने से मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ेगी, सोसाइटी में उनकी इज्जत बढ़ेगी। जैसे टेस्ला सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें नहीं बेचता, वे लोगों को ये सपना दिखाता है कि वे सस्टेनेबल फ्यूचर का हिस्सा बन रहे हैं। और ठीक वैसे ही रोलेक्स वॉच सिर्फ समय बताने के लिए नहीं है, ये लग्जरी की पहचान है। जो भी इंसान अपने हाथ में रोलेक्स पहनकर निकलता है तो अलग से उसकी पहचान होती है, लोगों को उस पर ध्यान जाता है। तो दोस्तों कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमेशा ये बात याद रखें कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको लोगों की फैंटेसीज के साथ खेलना है। तो दोस्तों यदि आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो इन 48 लॉस में से ये 6 लॉस आपके बहुत ही ज्यादा काम आएंगे।
यदि आप बचे हुए 42 लॉस को भी जानना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिए। और आप एक बिजनेस करना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।